जब मेरी सास नहीं करने देती थी तो ससुर ने पूरी रात मेरे साथ वो सब किया। मुझे ससुराल में आए हुए 7 दिन हो गए थे और मुझे अपने शोहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो रोजाना रात को चाय पीना पसंद करते थे, पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं सर पे सवार कर लिया करती थी और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे शोहर मुझे इस बात की याददाश्त करवा रहे थे कि रोजाना रात को याद से चाय का कप कमरे में ले आया करो। मुझे चाय पीने की आदत है। अब फिर मैं इस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से ये बात पूछी थी। मैं एकदम हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठी और जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं चाय बनाकर वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई क्योंकि मेरी सास ससुर के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तब मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे सहन में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो दिखने में हड्डी का ढांचा जैसे हैं, मगर मैं नहीं जानती कि वो इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्हें मेरी सास की चीखें निकलवा दी थी। मैं भी ऐसे ही शोहर चाहती थी मगर मेरा शोहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सादा था। लग नहीं रहा था कि वो पूरी रात ये सब कर रही थी। दिन को जब मेरे ससुर भी घर में आ गए तो फौरन ही उन्होंने मेरी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना खा चुकी थी। मैं अपनी सास को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। रात वाला मंजर फिर से मेरी सास इस बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, बस करो, रहम करो मुझ पर, इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, ये सब कुछ मैं सह नहीं सकती। और मैं हैरान परेशान से वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से यही आवाजें गूंज रही थी। अब तो मेरे छक्के छूट गए थे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसी कौन सी चीज वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतने देर तक एक ही काम किए जा रहे हैं और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा है। अब मैं दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है। कुछ देर बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनके चेहरे नॉर्मल थे मगर उन्होंने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे हुए थे और हाँफते हुए कह रही थी कि ये कमर का दर्द ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है, मगर इन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं इस चीज तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे शौहर अपने बाप से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी और अपने शौहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि वो भी तो थे जो इस बुढ़ापे में भी जिंदगी को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हसन उस रात जल्दी सो गए मगर मेरे जज्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे शौहर भी मेरे ससुर की तरह होते तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाजें गूंजने लगी जो वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, अब छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आती ही मेरे वजूद में लहर से दौड़ने लग जाती थी। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची हुई है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीन वो चीज उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी है और मैं वो चीज देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई थी। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, इसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाज से आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर को कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़े, जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की मगर खिड़की के आगे उनके पर्दे थे, सिर्फ आवाज बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे शौहर अजीब से अंदाज में बोले कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा
हसन अपनी जगह उठकर बैठ गए और मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए बोले कि तुम समझ क्या रही थी कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज मुझे हैरान परेशान कर गया था। सच सच बताओ कहाँ पर गई थी? तो मैं गड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर सेहन में गई थी। और इसमें क्या बुराई है? मैं कांपते लहजे में बोली। तो एक पल को हसन चुप हो गए और फिर थोड़े नरम से लहजे में बोले कि तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकल कर सेहन में जाने को? अगर आगे तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना और अकेली कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी और ना जाने कब मैं नींद की आगोश में चली गई। मैं अब दिन रात उनकी यही आवाजें सुनती थी जो मेरे अंदर आग मचा देती थी और मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही कैसा क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे शोहर ने बताया कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अब वो घर वापस 2 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस ख्याल पर अमल करूं तो मैं इस बारे में जान सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी सास ससुर शाम को खाने के बाद लॉन में सैर और साथ एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रहती थी कि इस उम्र में इतना वक्त साथ गुजारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी और छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन मेरी जिंदगी उन दोनों से काफी अलग है। ये लोग इस उम्र में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारे हैं। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म किए और फिर सास के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहां से मैं उन दोनों को देख सकती थी मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे और फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे नींद आ रही थी मगर उन दोनों को देखने की जुस्तजू मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा। मेरा नाम अस्मा है। मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे वालिदैन भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मेरी हर फरमाइश और जिद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और जिद्दी थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी अनम नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। अनम बहुत अच्छी लड़की थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो अच्छी शख्सियत की मालिक थी और जब वो मेरे हुस्न की मेरी खूबसूरती की तारीफ करती तो ये देखकर मैं झूम जाती थी। कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां थी और बहुत सी नजरें देखने को मिलती थी जिनमें कुछ ऐसे भी होते जो मुझसे नजर चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते थे और जब वो उनके सबके बारे में बातें करती थी, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती थी तो ये देखकर मेरे जज्बात भी उभरने लगते थे और मैं भी उन्हें देखकर इश्क से सोचती कि दिखने में तो वो बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम ना थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे इस मामले में आजादी नहीं दी थी। उन्हें लड़कियों को लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में ये बात आम थी मगर उसके बावजूद भी मेरे वालिदैन ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से आशिक था। वो मेरे पीछे फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता मगर मैं उसकी शक्ल तक देखती नहीं थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज में नहीं जा सकी थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया तो ये बात मेरे वालिदैन को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझे कहने लगा मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। जब मैंने उससे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई और वो लड़का रोज मेरे घर के पास घूमता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहां गई तो उसने फिर से मुझसे प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस बार मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो बुखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे लेकर घर आ गए। घर जाकर पापा ने भी मुझे 1-2 थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं जबकि मेरे शोहर इस हद तक मुझे खुश नहीं कर पाते थे। और तभी मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वैसे कौन सी चीज इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती
चाहती थी कि मैं भी अपने शोहर से वही चीज इस्तेमाल करवाऊं और यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी और जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे हैरान परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बेयकीनी से उन दोनों की तरफ देखती रही और फिर मैं बेखुदी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वो सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नजर से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे जबकि वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ कर साफ करने लगी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफी देर तक मैं अपने जिस्म को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे शौहर परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा शौहर कहने लगा, न जाने उसे हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था, आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्यालात आ रहे थे। मेरा शौहर पहली रात जब गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो आदमी वही था जो मेरे शौहर की मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सरनामे हिला दी थी और आंखें बंद करके अपना सर अपने शौहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे। मुझे अपने माँ बाप की भी बहुत ज्यादा याद आती थी। अगले दिन भी मेरे शौहर घर पर नहीं और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपनी सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था, तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, माँ जी आपको आखिर किस बात पर एतराज है, जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर एतराज नहीं है, तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं? इसी दौरान मेरे ससुर भी वहीं पर आ गए और जब हम दोनों को बात करते देखा तो हमारे पास आकर खड़े हो गए। सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्जों में कहा कि माँ जी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। उसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर, और तुम उससे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करने दे सकती हो। उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर देती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगते और ये सब करना मेरे लिए फिर नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाजा था कि मेरे शौहर एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके सहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वो दिन याद था जब शुरुआती दिनों में एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वो मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं क्या करती? वो तो अपनी माँ की ही सुनेंगे, उन्हें ही वो सच्चा करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी कि वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश ना करें। ये सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी अपने कमरे में आकर लेटी थी। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और जैसे मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून हासिल करूं। मगर फिर जब अपनी सास का रवैया याद करती तो मैं चुप की चुप रह जाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो, उसके डर की वजह से मना कर रही हो। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा लिया, अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुशी, सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई थी। तभी मैं उनके कमरे में आ गई और वो दोनों ये काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो हाँफना शुरू हो गई थी और मेरे सिस्टर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे सिस्टर कहने लगे तुम्हारे साथ मसला क्या है, दिन ब दिन तुम बहुत कम वक्त देने लगी हो और जल्दी तुम थक जाती हो, फौरन से यहाँ पर आओ और अब अगर तुम अपनी जगह पर बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मैं उनके साथ शामिल हो गई। काफी देर तक हम इसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी क्या मेरी बस हो गई है, मुझ में और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों ही ये काम करते रहे और फिर काफी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे सिस्टर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में हो गई थी और मैं सोचने लगी कि आज तो मुझे कल से ज्यादा सुकून हासिल हुआ था। आज मेरे शोहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छी सी परफ्यूम लगाकर उनके वापसी का इंतजार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी कि मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारियां की थी, आज रात के लिए क्या क्या कुछ सोच लिया था और वो घर पे नहीं आएंगे। मैं यही सोच रही थी जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो सामने मेरे सिस्टर खड़े थे। उनकी जब नजर मेरे हुलिये पे पड़ी तो अजीब अंदाज में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनके मुंह से तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वो कहने लगे कि आप फौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर से हम तीनों वो सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज यही काम करूँ। अगले दिन मेरे शौहर भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबी, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई कि आखिर उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजू पर सरक दी और फिर सो गई थी। अब मैं रोज अपने शौहर के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम इसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई थी? तो मैंने उनके पास बैठते हुए कहा कि मैं माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए कि तुम इस वक्त मेरी अम्मी के कमरे में क्या कर रही थी। वो शक की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि मुझे काम था इसलिए गई थी। वो चुप रह गए। उन्होंने फिर इसके बाद कोई बात नहीं की। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शौहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम अम्मी के पास। मैंने कुछ ना कहा और वहां से जाने लगी तो हसन ने मुझे खींचकर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। हसन को इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को हसन से काम था इसलिए हसन ससुर जी के साथ चले गए। तो मेरी ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद हसन सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और ये सब करते देखकर बहुत हैरान हो गए। जब हमें एक पैर पर खड़े होकर योगा करते हुए देखा तो उनकी चीखें निकल गई और कहने लगे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी मेरी सास ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रख दिया और सोफे पर बैठते हुए बोले काफी दिनों से तुम्हारे पापा ये योगा करवा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े होकर योगा करने से सेहत अच्छी होती है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगे हाँ मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये को किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती। ये बात उन्होंने खुश अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई और फिर उसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज इसी तरह एक पैर पर खड़े होकर योगा करते हैं।